हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये दोनों ही आपके कवर होंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल से। और ये वीडियो ट्यूटोरियल सभी एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक आईबीपीएस पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए और डेफिनेटली एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस लिए हैं और सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट एरर और ये नए पैटर्न पे है, इसी तरीके से एरर आएंगी आपके एग्ज़ाम में। तो इसको हम देखते हैं। एज मार्केट लीडर्स वी हैव ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस बिटवीन पब्लिक। इसमें मैं आपको, जैसा कि एग्जाम में मिलता है 10 सेकेंड्स का टाइम, मैं आपको दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, और इसको आप सॉल्व करिए। एक कॉपी और पेन अपने पास रखिए और उसमें आप नोट करते जाइए। यदि आपका आंसर सही निकल रहा है तो 1 मार्क दीजिए, और अदरवाइज 0.25। यदि गलत निकलता है तो 0.25, और यदि नहीं किया आपने तो 0 मार्क्स दीजिए। तो इससे आप अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं सभी एग्जाम के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए भी और क्लर्क के लिए भी, आरआरबी और एसएससी सीजीएल के लिए भी। तो इस सेंटेंस को आप पढ़िए और इसमें एरर बताइए, इसमें एरर कहाँ है। एज मार्केट लीडर्स वी हैव ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस बिटवीन पब्लिक। देखिए, इसमें बिटवीन हम लगाते हैं दो वस्तुओं के लिए या दो व्यक्तियों के लिए बिटवीन, और अमंग लगाते हैं दो से ज़्यादा के लिए। तो यहां पर दो एंटिटी तो कुछ है नहीं, यहां पर तो केवल एक एंटिटी है, पब्लिक। तो पब्लिक से पहले हम ना तो बिटवीन लगा सकते ना अमंग लगा सकते, क्योंकि यहां पर ना तो दो ऑब्जेक्ट है ना ही दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर तो एक सिंपल नाउन है, और इस नाउन से पहले हम यहां पर लगाएंगे इन पब्लिक, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन पब्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, और इसमें आपका आंसर होगा डी। डी इसमें आपका आंसर होगा। तो यदि यही आपका आंसर है तो इसमें आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं, 1 मार्क्स दे सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इलीगल सैंड माइनिंग हैज बिकम अ बूम बिजनेस फ्यूल्ड बाय द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसको आप पढ़िए, इसमें आप दिमाग लगाइए कहाँ पर इसमें गलती है। ये सारे क्वेश्चन आईबीपीएस बैंक पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसएससी के मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो इसमें 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है, इसको आप बताइए क्या इसमें गलती है। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं इसको तो आप 0 मार्क्स दीजिए, और कर पा रहे हैं तो इसका आंसर बताइए, और यदि आंसर मेरे आंसर से टैली करता है तो आप अपने आप को 1 मार्क दे सकते हैं। तो इसमें गलती है, एक्चुअली इसमें गलती यहां पर है। इलीगल सैंड माइनिंग हैज बिकम अ बूमिंग बिजनेस। ठीक है, कैसा बिजनेस? बूमिंग बिजनेस। क्योंकि बिजनेस एक नाउन है, और नाउन की विशेषता हम किससे बताते हैं? नाउन की विशेषता हम एडजेक्टिव से बताते हैं। तो बूमिंग जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। बूम का मतलब होता है तेजी, तो तेजी तो एक नाउन हुआ। ठीक है, तो तेजी नाउन और नाउन ये दोनों जुड़ गए, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहां पर चाहिए एडजेक्टिव, और बूम का एडजेक्टिव जो होगा वो होगा बूमिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे लीड का होगा लीडिंग प्लेयर या लीडिंग कंपनी, तो इस तरीके से बूम का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा आपका बूमिंग, और ये है नाउन और ये है हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो इसमें बी पार्ट में आपकी गलती मानी जाएगी, और बी इसमें आपका आंसर होगा। तो यदि आपका आंसर सही है तो अपने आप को आप 1 नंबर दे सकते हैं, और ये आप जोड़ते जाइए। इसमें मैंने सारे बेसिक एरर्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द बैंड हैव बीन परफॉर्मिंग at many cause oriented concerts to encourage people to come forward and lend their support to the noble cause। तो इसको आप पढ़िए, 10 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका। तो विद इन 10 सेकेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। लैंड यहां पर सही है, क्योंकि लैंड की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होती है लेंट, LENT। ठीक है, ये यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि ये टू के बाद आ रहा है। ये वर्ब जो है ये टू के बाद जुड़ी हुई है, टू कम फॉरवर्ड, और मतलब कम और लैंड ये दोनों इस टू के बाद जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये कॉमन है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। तो लैंड यहाँ पर सही है, टू इनकरेज यहाँ पर सही है, कॉज ओरिएंटेड कंसर्ट्स यहाँ पर सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। टू यहाँ पर सही है, नोबल कॉज ये यहाँ पर सही है।
तो यहां पर गलती होगी इसमें, क्योंकि बैंड एक ग्रुप होता है और ग्रुप होता है सिंगुलर, इसलिए यहां पर हम हैव बीन नहीं लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। जैसे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता है, बैंड होता है, म्यूजिक बैंड होता है, उसकी बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर अगर एक्टर्स होता तो वो हैव बीन सही होता, या प्लेयर्स या एक्टर्स या इस तरह से कुछ होता तो वो सही होता, लेकिन यहां पर बैंड सिंगुलर माना जाएगा और इसलिए इसमें आंसर आपका होगा ए। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। ये मिस्टेक्स, ये कॉन्सेप्ट, ये जो जितनी भी मैंने सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रियल क्वेश्चंस हैं। कोई भी स्टूडेंट ये मत समझिए कि ये सरल क्वेश्चन है या इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये रियल क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा और डेफिनेटली आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन जस्ट 2 months आफ्टर हैविंग प्लांटेड दीज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ईदर ड्राइड अप एंड आर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। तो इसमें आपको एरर बतानी है विद इन 10 सेकेंड्स। आप इसको आराम से पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, अच्छी है या सही नहीं है, या और पढ़ाई की ज़रूरत है। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, इन जस्ट 2 months आफ्टर हैविंग प्लांटेड दीज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ईदर ड्राइड अप एंड आर सफरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ मेंटेनेंस। तो इसमें सिंपल एरर ये है कि ईदर के बाद हम कभी भी, ये ईदर जो लगा है इसके बाद कभी भी हम यहाँ पर एंड नहीं लगाते, ईदर के बाद हम लगाते हैं और। ठीक है, ईदर के बाद हम लगाते हैं और नीदर के बाद भी हम लगाते हैं नॉर, और वेदर के बाद लगाते हैं और। तो इसलिए यहां पर एंड की जगह, एंड गलत है और एंड की जगह यहां पर आएगा और। ठीक है, और यहां पर ये आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म लगी है क्योंकि आफ्टर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हैविंग जो है लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, और हैविंग के बाद प्लांटेड जो लगा हुआ है V3 है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही है। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको हम, हैविंग और हैविंग प्लस V3। ठीक है, आफ्टर हैविंग प्लांटेड मतलब आफ्टर हैविंग प्लांटेड मतलब उनको प्लांट करने के बाद। तो इन जस्ट 2 months आफ्टर हैविंग प्लांटेड दीज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ईदर ड्राइड अप और आर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। तो इसमें आपकी गलती कहां पर होगी, इसमें आपकी गलती होगी सी में। ठीक है, तो सी आपका इसमें आंसर होगा। तो यदि आपका आंसर सही है तो अपने आप को 1 मार्क्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन सिटीज पीपल डू नॉट ऑलवेज हैव द टाइम टू कैच अप विद ओल्ड फ्रेंड्स और स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। तो इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और पूरा आंसर बताऊंगा। कैचअप विद का मतलब होता है कि सपोज आप अभी बिजी हैं और अभी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है और अपने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिल पा रहे हैं, या आप अपनी हॉबीज़ को परसू नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में जब आपको टाइम मिलता है तो उन चीज़ को आप कंपनसेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैचअप विद। तो इस सेंटेंस में आपको एरर बतानी है किस पार्ट में एरर है, और यदि एरर आपकी मेरे आंसर से मैच करती है तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं, 1 मार्क दे सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। इन सिटीज पीपल सही है, डू नॉट सही है, ऑलवेज सही है, हैव द टाइम टू कैच अप विद ओल्ड फ्रेंड्स यहां तक सही है, और स्पेंड टाइम्स ये गलत है इसमें। ठीक है, यहां पर दिया है टाइम और यहां पर दिया है टाइम्स, तो ये टाइम्स गलत है, ये टाइम्स नहीं आएगा इसमें, ये टाइम्स इसमें नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, टाइम का मतलब होता है समय, और टाइम्स जब आप बोलते हैं तो उसका मतलब होता है जमाना या दौर। जैसे हम बोलते हैं कि एक नया दौर आया है, एक नया समय आया है, मतलब जो टाइम चल रहा होता है, जो दौर चल रहा होता है, जो जमाना चल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं टाइम्स। और जो समय होता है, जो घड़ी में जो दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी में आपका टाइम्स ना होते हुए यहाँ पर होगा केवल टाइम, और ये वाला जो टाइम्स है इसका मतलब होता है एक नया दौर, और इसके बाद हम आर लगाते हैं, इसके बाद हम इज नहीं लगाते। टाइम्स आर चेंजिंग, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इसमें आपकी गलती किस पार्ट में है, इसमें आपकी गलती है डी पार्ट में, और डी पार्ट में ही इसमें आपकी एरर मानी जाएगी, मतलब आंसर आपका होगा डी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ए ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज लीड टू ए प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन द साइज ऑफ आवर ब्रेन्स।
देखिए इस सेंटेंस का पहले मैं मतलब बता देता हूं आपको, हो सकता है आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा हो। एक्सपर्ट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, मोर्टिलिटी का मतलब होता है मरना या मृत्यु दर, मोर्टिलिटी रेट मतलब होता है मृत्यु दर, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, जो छोटे बच्चे होते हैं पैदा होते ही मर जाते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब धीरे धीरे जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसके है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हमारे ब्रेन के साइज के, कि यदि मोर्टिलिटी रेट घट रही है तो हमारे ब्रेन का साइज भी घट रहा है, ये एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ए ग्रेजुअली, ये एक्सपर्ट्स के साथ बिलीव लगाए ये सही है क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स प्लूरल है तो यहाँ पर बिलीव सही है। दैट ए ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ये सही है कि ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग एक एडजेक्टिव है और ग्रेजुअली एक एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई क्या करता है, एडवर्ब करता है। एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा एडवर्ब लगाते हैं। ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज, यहां पर एक्चुअली गलती है, इज लीडिंग टू अ प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन द साइज ऑफ आवर ब्रेन, यहां पर आएगा इज लीडिंग टू मतलब वो उसकी बराबरी कर सकता है या कर रहा है, ठीक है। मतलब दोनों का रेट बराबर है, जैसे ब्रेन का साइज घट रहा है उसी हिसाब से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट घट रहा है। तो इसमें सी इसमें आपका आंसर होगा, सी इसमें आपका एरर होगा। एक्सपर्ट बिलीव दैट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज लीडिंग, क्योंकि इज लगा हुआ है तो इसके बाद तो वैसे भी आईएनजी फॉर्म आता है, तो उस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। तो सी में इसमें गलती है। नेक्स्ट देखते हैं, द बेन ऑफ इंडियन हॉकी टुडे इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट by the part of the public, which in turn is fueled by the perception that it doesn't pay to take up the sport as a career। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हॉकी की तरफ लोगों का रुझान कम है, उसकी तरफ लोगों का इंटरेस्ट कम है, और आपका टेनिस में और क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, और रियलिटी भी यही है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप या एक नेगेटिव चीज़, और बून का मतलब होता है वरदान या एक पॉजिटिव चीज। बून और बेन ये दो वर्ड हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए। एक होता है BOON, बून मतलब वरदान, और बेन मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। तो द बेन ऑफ इंडियन हॉकी टुडे इज लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द पार्ट ऑफ द पब्लिक विच इन टर्न इज फ्यूल्ड बाय द परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है एक विचारधारा, ठीक है। दैट इट डजंट पे टू टेक अप द स्पोर्ट एज ए करियर। यदि कोई टेकअप करता है, यदि कोई इसको अपनाता है हॉकी को एज ए करियर, तो उसको उसमें क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसलिए कम है क्योंकि उनको लगता है कि इस फील्ड में, इस करियर में ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, ये बहुत ट्रिकी सेंटेंस है ये, और ये सेंटेंस लिया है मैंने SBI बैंक PO एग्ज़ाम से। SBI बैंक PO का एग्ज़ाम जो 2011 में हुआ था उसमें से मैंने ये सेंटेंस लिया है, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये सेंटेंस, तो इसलिए मैंने लिया है। अब इसमें गलती कहाँ है ये आपको बताना है। इसमें गलती मैं बताता हूँ आपको, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द पार्ट ऑफ पब्लिक, ये गलत है। इसमें ऑन द पार्ट ऑफ होता है, देखिए यहां पर ये गलती है इसमें। जैसे देयर इज ए मिस्टेक ऑन माय पार्ट, मतलब मेरी तरफ से गलती हुई है। तो जब ये पार्ट वर्ड आता है तो उसमें हम ऑन वर्ड लगाते हैं, ऑन माय पार्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक यहां पर आप बोलेंगे, बाय द पार्ट ऑफ द पब्लिक नहीं बोलेंगे। ये ट्रिकीएस्ट सेंटेंस है, बहुत टिपिकल और डिफिकल्ट सेंटेंस है ये, तो इसलिए इसमें आपका बी इसमें आंसर होगा। ये IBPS बैंक PO के लिए, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ऑन द पार्ट ऑफ होता है, बाय द पार्ट ऑफ नहीं होता। इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक व्हाइल फिलिंग अप एंड साइनिंग अप द फॉर्म, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट वंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि यदि आपने फॉर्म को फिल करते हुए और साइन करते हुए कोई मिस्टेक यदि कर दी है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, ठीक है। यू शुड इन्फॉर्म, यू शुड बी इन्फॉर्म नहीं, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि आपको बताया जाना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। उसका मतलब होगा कि आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए या दी जानी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जबकि गलती आपने की है। तो जब गलती आपने की है तो आप इन्फॉर्म करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा कि मैंने ये गलती कर दी है, साइन में गलती हो गई है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक के साथ हम हमेशा मेड लगाते हैं, मेक लगाते हैं, तो ये मेड अ मिस्टेक सही है।
वाइल के साथ ये आईएनजी फॉर्म आया है, सही है। एंड के बाद फिर आईएनजी आया है, ये सही है। यू शुड इन्फॉर्म द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट वंस, ठीक है। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली या तुरंत। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली या इंस्टेंटली या तुरंत। तो यहां पर आपकी गलती है, इस सी पार्ट में आपका गलती है और आपका आंसर इसमें होगा सी। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये सेंटेंस। ये टिपिकल बैंकिंग सेंटेंस है जिसमें पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में पूछते हैं। तो यू शुड इन्फॉर्म, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड नहीं, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड का मतलब होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर ऑन ए डेली बेसिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंक एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप एरर बताइए कहाँ पर इसमें एरर है। इसको आप पढ़िए आराम से, पूरे सेंटेंस को, एक एक लाइन को पढ़िए और उसके बाद एरर बताइए। यदि आपकी एरर मेरे आंसर से मैच करती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें एरर है, इसमें एरर जो है, ये जो प्रपोजिशन दिया हुआ है, प्रपोजिशन के बाद यहाँ पर हम हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आती हैं वो जेरेंड फॉर्म में आती हैं, नाउन फॉर्म में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर ऑन ए डेली बेसिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से इसमें आपकी जो गलती होगी, आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट देखिए, द बैंक विल डिसाइड अनलेस अशोक इज एलिजिबल फॉर ए लोन बेस्ड ऑन हिज मंथली सैलरी। मतलब बैंक डिसाइड करेगा कि अशोक जो है वो एलिजिबल है कि नहीं लोन के लिए, उसकी मंथली सैलरी के बेस पे ये डिसाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए पूरा और फिर आपको इसका आंसर बताना है, और सही आंसर इसका बताइए आप, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स का टाइम आपका पूरा हो गया। इसका अब मैं आंसर बताता हूं आपको। द बैंक विल डिसाइड, देखिए अनलेस यदि आप लगाएंगे तो कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। अनलेस का मतलब तो होता है इफ नॉट, लेकिन यहां पर आपको लगाना है इफ नॉट नहीं लगाना, इफ लगाना है। इफ का मतलब होता है कि क्या या क्या नहीं। हिंदी में यदि बोलेंगे कि जैसे यदि मैं बोलूं कि क्या ये सही है, जैसे मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि क्या ये सही है, आई वांट टू इंश्योर इफ इट इज ट्रू, ठीक है। तो द बैंक विल डिसाइड इफ अशोक इज एलिजिबल फॉर ए लोन बेस्ड ऑन हिज मंथली सैलरी। बैंक डिसाइड करेगी कि अशोक एलिजिबल है या नहीं है अपनी उसकी मंथली सैलरी के बेसिस पर। तो इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो यदि नहीं का यहां पर सेंस नहीं आएगा, यहां पर आपको इफ का सेंस लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर आपका बी जो है वो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट देखिए, द पावर सप्लाइंग इन मेनी स्टेट्स हैज बीन बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल। तो इस सेंटेंस को आप पढ़िए और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। विद इन 10 सेकेंड्स आपको इसको पढ़ना है आराम से और इसका आंसर बताना है। और सही आप आंसर सारे बताते जा रहे हैं तो आपका सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट भी कवर होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट भी कवर होगा, फिलअप्स आपके सारे कवर हो जाएंगे, प्लस क्लोज टेस्ट की भी आपकी तैयारी होगी, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी इस तरह की चीज़ें पूछते हैं कि कहाँ पर कौन सी वर्ड रिलेटेड मिस्टेक्स है। तो यहाँ पर आपका गलती ये है कि पावर सप्लाइंग हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई दोनों वर्ड मिला के एक नाउन बनता है, वो पावर सप्लाई, ठीक है। तो पावर सप्लाइंग नहीं बोलते, सप्लाइंग ऑफ द पावर हम बोल सकते हैं, हालांकि वो गलत होगा। नॉर्मली हम पावर सप्लाई ही बोलते हैं, सप्लाइंग ऑफ द पावर हम बोल सकते हैं, लेकिन द पावर सप्लाइंग नहीं बोल सकते। तो इसलिए इसमें आपका ये ए वाला जो पार्ट है ये गलत है और इसमें आपका आंसर होगा ये ए। नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़िए, सेंटेंस को आप पूरा ध्यान से पढ़िए और इसमें एरर बताइए। द मोदी गवर्नमेंट हैज मैनी न्यू स्कीम्स फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। ये क्वेश्चन भी आईबीपीएस बैंक पीओ का है, 2011 का ये क्वेश्चन है आईबीपीएस बैंक पीओ का, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको एरर बतानी है इसको, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ट्रिकी लगा मुझे ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस ट्यूटोरियल में लिया है। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ मैनी न्यू स्कीम्स फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। देखिए, जब हम नाउन के बाद ये वाला जो वर्ड लगाते हैं हु या दैट, ठीक है, तो
ये हु और दैट लगाने से जो नाउन होती है वो पर्टिकुलराइज हो जाती है, तभी तो हम हु लगा रहे हैं। हु का मतलब क्या होता है हिंदी में? हु का मतलब होता है जो, मतलब एक विशेष व्यक्ति है, ठीक है। तो पर्टिकुलराइज करने के लिए हम हु या दैट लगाते हैं। दिस इज द पर्सन हु टीचेज मी इंग्लिश, ठीक है। तो पर्सन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं? उस पर्सन की जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो दिस इज द पर्सन हु टीचेज अस इंग्लिश। देखिए मैंने हु लगाया, तो हु की वजह से वो जो पर्सन था वो पर्टिकुलर हो गया, ठीक है, वो स्पेसिफिक हो गया। तो ये हु और दैट का काम होता है, पहले वाली जो नाउन है इसका जो, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। इस हु से पहले ये पीपल आ रहा है, तो पीपल है यहां पर एंटीसीडेंट। तो चूंकि ये पर्टिकुलर बना दिया, हु ने इसको पर्टिकुलर बना दिया, तो इसलिए हम यहां पीपल से पहले लगाएंगे द पीपल, ठीक है। कौन से पीपल की बात हम कर रहे हैं? जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रूरल और सेमी रूरल एरियाज में, ठीक है। हम सारे पीपल्स नहीं आ रहे हैं इसमें, केवल वही पीपल आ रहे हैं जो आपके रूरल एरियाज में बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसमें आपकी गलती क्या होगी? इसमें आपका आंसर होगा सी। सॉरी सी क्यों होगा? बी होगा ना, फॉर द पीपल, हाँ बी होगा, बी इसमें आपका आंसर होगा, सी नहीं होगा। न्यू स्कीम फॉर द पीपल, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। और ये आईबीपीएस बैंक पीओ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स टू कस्टमर्स हु हैड सेविंग बैंक अकाउंट वाज डिसाइडेड बाय आरबीआई अर्ली। तो इस सेंटेंस को आप पढ़िए और इसमें आप गलती बताइए कहां पर इसमें गलती लग रही है आपको। यदि आपका सही निकलता है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी मानी जाएगी। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स टू कस्टमर्स हु हैड सेविंग बैंक अकाउंट्स वाज डिसाइडेड बाय आरबीआई अर्लियर। मतलब यहां पर अर्ली नहीं आएगा, अर्ली की जगह यहां पर आएगा अर्लियर, क्योंकि अर्लियर का मतलब होता है पहले और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो यहां पर जो सेंस आपको निकालना है वो इस चीज का निकालना है कि वो चीज पहले ही हो चुकी थी। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आरबीआई ने पहले ही डिसाइड कर दिया था, वो चीज पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। जल्दी का सेंस नहीं बन रहा है यहां पर, तो इसलिए यहां पर आपको अर्ली की जगह यहां पर आपको बोलना पड़ेगा अर्लियर, क्योंकि अर्लियर का मतलब होता है पहले ही। और डी इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स, ये ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, ये वर्ड रिलेटेड मिस्टेक है। और इस तरह की मिस्टेक्स बहुत आती है बैंकिंग एग्जाम में, जिसमें वर्ड रिलेटेड मिस्टेक्स होती है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, इसको आप पढ़िए और इसका आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज मोर इंटरनेट यूजर्स इन स्मॉल टाउन्स देन इन मेट्रोज। तो विद इन 10 सेकेंड्स इस सेंटेंस को आराम से पढ़िए आप और आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, पढ़ लिया आपने ये सेंटेंस? तो कहां पर इसमें आपने गलती निकाली? अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट देयर, देखिए यूजर्स इसमें प्लूरल है, तो इसलिए यहां पर आप बोलेंगे देयर आर, ठीक है। ये इसमें आपकी गलती है, इसमें बी आपकी गलती है। तो आपका आंसर होगा इसमें बी। यूजर्स बहुत सारे हैं, तो देयर इज ना बोलते हुए हम बोलेंगे देयर आर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सॉइल इन द फील्ड वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। तो इस सेंटेंस को पढ़िए और विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया होगा पूरा सेंटेंस और इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या है। देखिए ये लिटिल और फ्यू के बहुत क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग और एसएससी एग्जाम में। लिटिल आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू आपका यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर रेन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उस हिसाब से तो लिटिल यहाँ पर सही है। लेकिन लिटिल और फ्यू की 3 कैटेगरी और होती हैं। एक होता है लिटिल, एक होता है ए लिटिल और एक होता है द लिटिल। ठीक है, इसी तरीके की 3 कैटेगरी आपकी फ्यू में होती है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, इन तीनों में अंतर होता है। इन तीनों में क्या अंतर होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि लिटिल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है जिसका मतलब होता है ना के बराबर। ए लिटिल जो होता है वो होता है अफर्मेटिव वर्ड जिसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, और द लिटिल मतलब होता है कि जितना भी है पूरा का पूरा। तो ये इन तीनों के मतलब होते हैं। तो
तो यहां पर आपको क्या बोलना है, द सॉइल इन द फील्ड वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। यदि मैं यहां पर लिटिल बोलूंगा तो उसका मतलब होगा कि कोई भी बारिश नहीं हुई थी। तो जब कोई भी बारिश नहीं हुई तो फील्ड मॉइस्ट कैसे हो गई, वो गीली कैसे हो गई? मतलब फील्ड को गीली करने के लिए आपको थोड़ी सी बारिश या सम बारिश आप बोल सकते हैं, कुछ बारिश आपको वहां पर चाहिए। ठीक है, तो कुछ बारिश का सेंस लगाने के लिए यहां पर आप बोलेंगे आ लिटिल रेन। यहां पर आ लिटिल रेन बनेंगे, क्योंकि लिटिल जो होता है उसका मतलब होता है हार्डली एनी, मुश्किल से कुछ या मुश्किल से कोई भी। तो इसलिए यदि मुश्किल से थोड़ी सी ही बारिश हुई है तो उसमें मॉइस्ट नहीं हो सकती फील्ड। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका जो सेंस बनेगा वो सम का बनेगा और इसमें आंसर होगा आपका सी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से और इसको आप अप्लाई कर पाएंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। इसको पढ़िए आप आराम से और इसका आंसर बताइए विद इन 10 सेकेंड्स, और उसके बाद मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा ये सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में गलती कहां है? द वैल्यू ऑफ द डॉलर, ये पार्ट सही है आपका। डिक्लाइंस, ये पार्ट सही है क्योंकि एस इसलिए आया है क्योंकि ये वैल्यू के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एस सही है। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई या प्राइस राइज रेजेस। तो यहां पर इसमें ये वाला जो वर्ड है ये गलत है। इसमें रेजेस की जगह हम बोलेंगे राइजेस, क्योंकि रेज का मतलब होता है उठाना और राइज का मतलब होता है उठना। ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन होता है वो अपने आप होता है, अपने आप ऊपर या नीचे होता है। ये कोई वैसी चीज नहीं है कि जिसको ऊपर उठाया जाए, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि अपना हाथ उठाओ तो मैं बोलूंगा रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो यहां पर रेज ना आते हुए यहां पर आएगा राइज, क्योंकि रेज का मतलब होता है उठाना। तो इन्फ्लेशन को हम उठाते नहीं है, इन्फ्लेशन अपने आप ऊपर जाता है। तो इसलिए यहां पर डी जो है वो आपका आंसर होगा। ये भी आईबीपीएस बैंक पीओ का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेज और राइज में आपको अंतर समझ में आया होगा। रेज का मतलब होता है उठाना और राइज का मतलब होता है उठना। जैसे हम बोलते हैं रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, या रेज योर सैलरी, सैलरी बढ़ाओ, रेज योर इनकम। तो इस तरीके से सैलरी रेज भी बोलते हैं उसको हम, सैलरी रेज। जब सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है तो हम उसको सैलरी रेज भी बोलते हैं। तो राइज का मतलब होता है उठना और रेज का मतलब उठाना। इसको आप ध्यान रखिए, इसके बेस पे सेंटेंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर द हिल्स। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है और इसमें यहां पर देखिए वर लगा हुआ है। ठीक है, तो वर अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन यहां पर आपका एक ही चीज है, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है झरना जो हिल्स पर बहता रहता है। ठीक है, तो एक ही झरना हॉट भी है और कोल्ड भी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही झरना, एक ही में से गर्म पानी भी निकल रहा है और ठंडा पानी भी निकल रहा है। तो यहां पर आप बोलेंगे अ हॉट एंड अ कोल्ड। यहां पर आप लगाएंगे कोल्ड से पहले आ। ठीक है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर द हिल्स। तो यहां पर इसमें आपका कोल्ड से पहले आप ए लगाएंगे और आपका आंसर होगा इसमें बी, इसमें आपका आंसर होगा। तो कभी कभी इस तरह के बहुत छोटे छोटे सेंटेंस भी आ जाते हैं जिसमें बहुत माइन्यूट मिस्टेक होती है, लेकिन वो बहुत ट्रिकी होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए मैंने इसमें वर्ड रिलेटेड मिस्टेक्स भी बहुत सारी ली हैं और ट्रिकी सेंटेंसेस लिए हैं। और आपके सभी एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, आरआरबी के लिए और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है आपका, ये भी बहुत ट्रिकी सेंटेंस है और ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। लगभग सभी बैंक के जो क्लर्क के एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में आ चुका है ये सेंटेंस। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ चुका है। तो आई हैव पास द आईएएस एग्जामिनेशन 2 years ago विद द सेकंड रैंक। देखिए ये सेंटेंस सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है। सुनने में आपको सही इसलिए लग रहा है क्योंकि इसी तरीके से लोग बोलते हैं इंग्लिश कि आई हैव पास्ड माई एमबीए लास्ट ईयर। ठीक है, लेकिन जब ये वर्ड आता है आपका अगो, आपका लास्ट ईयर, आपका यस्टरडे, ठीक है, जब इस तरह के ये वर्ड आते हैं अगो, लास्ट ईयर और यस्टरडे, इसको आप ध्यान से सुनिए। तो ये जो सारे फ्रेजेस हैं, ये सारे फ्रेजेस यूज होते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। यस्टरडे हुआ, अगो हुआ और एक और बताया था मैंने आपको, यस्टरडे, अगो
और डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये इस तरह के जो फ्रेजेस हैं ये सारे यूज होते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या लगाते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म बी2, ठीक है। परफेक्ट के साथ ये यूज नहीं होता, तो इसलिए यहां पर हैव जो वर्ड है वो गलत है, और आप हैव हटा देंगे तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई पास द IAS एग्जामिनेशन 2 years अगो विद ए सेकंड रैंक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसमें गलती कहां होगी? इसमें चूंकि आई हैव पास्ट को आपको चेंज करना है आई पास्ट में, और ए में हैव लगा हुआ है, तो इसमें ए आपका आंसर होगा, क्योंकि ए में से आपको हैव हटाना है, तो ए आपका यहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये SSC CGL का क्वेश्चन है। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक-वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। तो ये तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी है। इसमें फर्नीचर में हम एस नहीं लगाते, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम एस नहीं लगाते, जैसे फर्नीचर है, आपका सीनरी है और पोइट्री है। ये 3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। फर्नीचर, सीनरी और पोइट्री, इन तीनों में हम एस नहीं लगाते, इनका प्लूरल फॉर्म हम यूज नहीं करते। इसके पहले हम पीस बोल सकते हैं, पीस ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ पोइट्री, इस तरीके से बोल सकते हैं। पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस में भी हम एस नहीं लगाते हैं। तो यहां पर आपका गलती कहां पर होगी? गलती यहां पर होगी आपकी सी में। नेक्स्ट देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ द वीक लॉन्ग स्ट्राइक द फैक्ट्री वाज फोर्स्ड टू क्लोज एंड नेक्स्ट मंथ शिपमेंट विल डिले। तो इस सेंटेंस को पढ़िए आप और इसमें एरर बताइए कहां पर इसमें एरर है, और सही यदि आपका निकलता है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी एग्जाम की सफलता के लिए। तो यहां पर ऑन अकाउंट ऑफ द वीक लॉन्ग स्ट्राइक ऑफ द फैक्ट्री, ऑन अकाउंट ऑफ द वीक लॉन्ग स्ट्राइक, यहां पर कॉमा होना चाहिए, एक्चुअली यहां पर कॉमा होना चाहिए। On account of the week-long strike, the factory was forced to close and next month's shipment will be delayed. ठीक है, जो वीक लॉन्ग स्ट्राइक है उसकी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है इसकी वजह से फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, और जो अगला शिपमेंट है वो डिले हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा। डिले हम करेंगे नहीं, वो डिले हो जाएगा, मतलब ये पैसिव वॉइस में है। इट विल बी डिलेड, ठीक है। इट विल बी डिलेड मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि यहां पर एक एजेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से वो चीज डिले हो जाएगी। तो एजेंट क्या है? एजेंट है यहां पर स्ट्राइक, ठीक है। इट विल बी डिलेड बाय द स्ट्राइक, तो ऐसे आप इसको मान सकते हैं। तो इसलिए यहां पर विल डिले की जगह होगा आपका विल डिलेड, और यहां पर आपका आंसर होगा डी, ठीक है। एक होता है क्लोज और एक होता है क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब होता है हमेशा के लिए किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को बंद कर देना, और क्लोज का मतलब होता है टेम्परेरी उसको बंद करना, जो उसका टाइम है बंद होने का। तो इस तरीके से मैंने इसमें ये 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एरर्स ली हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ये सेंटेंस करेक्शन और स्पॉटिंग एरर्स सारी बेसिक्स पर बेस्ड हैं। तो इसके बारे में मुझे कमेंट में लिख के आप बताइए। ये मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में, और इंग्लिश एडवांटेज जो पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा है आपके एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ यदि आप जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको मेल्स के थ्रू मिलते रहेंगे, और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ भूलिए मत, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।